हेलो एवरीवन, मैं सूरज चंद्रा स्वागत करता हूं आपका विजन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो जैसा कि आप बोर्ड में देख पा रहे होंगे कि वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस हम आज से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको हम कवर करेंगे पूरे डिटेल्स के साथ, क्योंकि हर जो स्टेट लेवल का एग्जाम हो चाहे सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है करंट अफेयर्स का। तो वीकली हम इसको कवर करते जाएंगे। इसमें क्या रहेगा, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं वो रहेंगे एक वीक के, और उनका कंप्लीट डिटेल्स रहेगा। तो जिससे क्या होगा कि कोई भी आपका क्वेश्चन है करंट अफेयर से रिलेटेड वो आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहला प्रश्न है इसमें कि भारत के किस मंदिर ने पहली बार अपने प्रमुख धार्मिक प्रतीकों और शब्दों के लिए ट्रेडमार्क संरक्षण हासिल किया है। ट्रेडमार्क संरक्षण, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जगन्नाथ मंदिर। पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है उसने अपने 3 चीजों के लिए, वो 3 चीज कौन कौन से हैं वो देखते हैं हम। इसमें 3 चीज है। पहला है पतित पावन, इसके लिए वर्ड मार्क ट्रेडमार्क हासिल किया है। दूसरा है आनंद बाजार, ये जो आनंद बाजार है वो वहां का एक पवित्र स्थान है जहां पर क्या होता है, महाप्रसाद का वितरण होता है, या वहां पर महाप्रसाद का क्या होता है, विक्रय होता है। ठीक है, महाप्रसाद का विक्रय होता है। इसको भी क्या मिला है, वर्ड मार्क ट्रेडमार्क मिला है। ठीक है, तीसरा हो जाएगा नील चक्र। ठीक है, इसको मिला है लोगो मार्क, जो मंदिर के सबसे ऊपर में जो एक नील चक्र का लोगो है उसको क्या मिला है, लोगो मार्क ट्रेडमार्क मिला है। तो ये हो जाएगा 3 चीजें हैं जिसको क्या मिला है, ट्रेडमार्क संरक्षण हासिल किया है पुरी के जगन्नाथ मंदिर ने। और इसमें क्या हो सकता है, ट्रेडमार्क संरक्षण होता क्या है इसको देखते हैं। ठीक है, ट्रेडमार्क एक क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, आईपीआर है, जो किसी भी क्या है नेम, सिंबल, लोगो या लीगल प्रोटेक्शन को दिया जाता है। और इसकी अवधि क्या होती है, 10 वर्ष होती है, और इसको आप रिन्यू भी कर सकते हैं। ठीक, इससे क्या होता है, इससे फायदा क्या होता है, जैसे कि जो 3 हैं, एक है पतित पावन, आनंद बाजार और नील चक्र, इनका जो यूज है कॉमर्शियल यूज, अब कोई बिना जगन्नाथ मंदिर के परमिशन के यूज नहीं कर सकता, उसको कॉमर्शियल यूज उसका नहीं कर सकता। ठीक, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कि भारत की पहली 8 लेन सुरंग जो जून 2026 में चर्चा में रही किस बाघ अभ्यारण्य के नीचे बनाई गई है। ठीक है, तो उस जो बाघ अभ्यारण्य है उसका क्या नाम है, मुकुंद हिल टाइगर रिजर्व। ठीक है, मुकुंद हिल टाइगर रिजर्व के नीचे जो बनाई गई है 8 लेन जो पहली टनल है वो बनाई गई है। ये देखिए फोटो में देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, तो इंडिया की पहली 8 लेन ट्विन ट्यूब टनल राजस्थान के मुकुंद हिल टाइगर रिजर्व में के नीचे बनाई गई है। यह लगभग 4.9 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, यह जो टनल है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे परियोजना का हिस्सा है और 20 जून से शुरू होने वाली है। ये 20 जून से क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। इस सुरंग का निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि सड़क यातायात भूमिगत रहे और टाइगर रिजर्व में जो वन्य जीव हैं उनकी आवाजाही न्यूनतम प्रभाव पड़े। ठीक, मुकुंद हिल टाइगर रिजर्व के बारे में हम देखें तो ये कहाँ है, साउथ ईस्ट रीजन राजस्थान में। ठीक है, जिसका एरिया कितना है, 759 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इंडियन गवर्नमेंट ने किन 2 अंतरराज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब जो अंतरराज्यीय जल विवाद चल रहा था उसमें 2 थे ऐसे जिनका कार्यकाल अभी बढ़ाया गया है। उनका नाम है रावी व्यास और कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण। ठीक है, इसको 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इसको क्या है, 15 जून को इसका जो फैसला आया है, इसको क्या है 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो जो रावी व्यास एंड वाटर ट्रिब्यूनल्स है ये 5 अगस्त 2027 तक बढ़ा दिया गया है, और जो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स है इसको 31 जुलाई 2027 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो जो वाटर ट्रिब्यूनल्स है ये होता क्या है, जैसे ये तो स्टेट का पार्ट होता है जो भी नदी रहती है, लेकिन अगर कोई एक नदी 2-3 राज्यों से होकर के गुजरती है तो उसमें क्या है, फिर उसमें ट्रिब्यूनल्स का गठन किया जाता है। ठीक, तो ये जो रावी व्यास वाला जो ट्रिब्यूनल है ये इसका जो डिस्प्यूट किसके किसके बीच में है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में। ठीक है, और जो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है ये हो जाएगा महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग में डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद में ये स्थापित हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सेंट्रल ऑफ डिजाइन एक्सीलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग कोडेन की स्थापना की जा रही है। ठीक है, इसका उद्देश्य है न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन, एडवांस रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड स्किल वर्क फोर्स डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। ठीक है,
इसके साथ साथ इसमें क्या होगा, इसके लिए क्या है, डसॉल्ट सिस्टम्स फ्रांस की 3D मॉडलिंग और डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, यह केंद्र भारत की न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन क्षमता को मजबूत करने, न्यूक्लियर सेक्टर के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने तथा 2047 तक, इंपॉर्टेंट है, 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी की राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहां आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है आपका फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में ये आयोजित किया गया है, फ्रांस के इवेन शहर में, इवेन शहर में ये आयोजित किया गया है। ठीक है, इस समिट का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी चैलेंजेस पर सदस्य देशों के बीच समन्वय और सहयोग बढ़ाना। ठीक, इसके जो अपन सदस्य देखते हैं, जो G7 के जो सदस्य हैं कौन कौन से हैं, इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, 7 इसके सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के सेना प्रमुख, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा धीरज सेठ, जो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ है, इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये क्या होते हैं, जो भारतीय सेना का जो सर्वोच्च सैन्य अधिकारी है, प्रोफेशनल हेड होता है जो इंडियन आर्मी का, वो किसको नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को। ठीक है, तो जो भारत की जो सशस्त्र सेना है, सशस्त्र सेनाओं का जो सबसे बड़ी शाखा है वो इंडियन आर्मी है, और इंडियन आर्मी डे हम 15 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि GI टैग प्राप्त करने वाला 52 बूटी साड़ी एंड फैब्रिक किस राज्य से संबंधित है? क्या बोल रहा है, 52 बूटी साड़ी एंड फैब्रिक, इसको क्या मिला है, GI टैग मिला है। तो ये कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर सी, बिहार से संबंधित है ये। तो बिहार में 3 चीजों को, कौन कौन सी चीजें हैं, एक ये जो पत्थरकट्टी स्टोन है इसको, और दूसरा ये पीडिया पेंटिंग है, और तीसरा है ये 52 बूटी साड़ी। ठीक है, ये तीनों को क्या मिला है, ग्राफिकल इंडिकेशन मिला है, GI टैग मिला है। GI टैग होता है ग्राफिकल इंडिकेशन, जो किसी उसके विशिष्ट भौगोलिक पहचान और गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये 3 चीजों को मिला है, ये बिहार राज्य से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड बैंक के कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स CPPI 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारत के कौन कौन से पोर्ट हैं। इसमें से जो JNPA है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी को 22वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, 22वां स्थान प्राप्त हुआ है इस रैंकिंग में। ठीक, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बारे में देखते हैं, ये कहाँ स्थित है, नवी मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। ठीक, जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन सुदर्शन चक्र किससे संबंधित है? जो मिशन सुदर्शन चक्र शुरू किया गया है वो किससे संबंधित है पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी से। जो भारत की मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए, उसमें जो और इंप्रूवमेंट करने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लागू किया गया था। जो कब लागू हुआ था मिशन सुदर्शन चक्र? ये 15 अगस्त 2025 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसमें जून 2026 में अभी क्या किया गया है, इसमें 2 ऐड किए गए हैं DRDO के द्वारा। कौन कौन सा है, BMD इंटरसेप्टर मिसाइल्स एंड नवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज NASMMR का पहला सफल फ्लाइट टेस्ट किया गया है। ठीक है, ये मिशन सुदर्शन चक्र के अंतर्गत किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, जो भारत के मल्टीलेयर मिसाइल डिफेंस शील्ड है उसको विकास करना, उसको और डेवलप करना है। ठीक है, इसके लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो 2035 तक का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जून 2026 में KG से PG तक निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा करने वाला राज्य कौन सा है? तो KG से PG मतलब किंडरगार्टन, किंडरगार्टन से PG मतलब पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, तो मतलब जो बच्चों की KG1 KG2 जैसे बोलते हैं ना, तो बच्चों की शिक्षा से लेकर के उच्च जो पोस्ट ग्रेजुएट होता है, स्नातकोत्तर तक की शिक्षा को निःशुल्क शिक्षा देने का जो घोषणा किया है वो उड़ीसा राज्य ने किया है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। और
ठीक है। तो ओडिशा राज्य ने हाल ही में ये घोषणा की है कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पर ये किया जाएगा और स्पेशली इनको फोकस किया गया है इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन है, जैसे जो फाइनेंशियली जो वीकर सेक्शन है उनको इसमें टारगेट किया गया है। और ये जो स्कीम है इससे 10 लाख लोगों को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, इसमें इतना संभावना है कि 10 लाख लोगों को इससे लाभ मिलेगा। और ओडिशा में पहले एक जो स्कीम था वो क्लास 10 तक का था, जिसे अभी पोस्ट ग्रेजुएशन तक कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए की कृषि जैव विविधता पर विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, कृषि विशेषज्ञ समिति। इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर पीएल गौतम। डॉक्टर पीएल गौतम को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनका पूरा नाम है डॉक्टर प्रेमलाल गौतम। ठीक है, जो कि कौन है? प्रसिद्ध एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं और इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है 2026 में। ठीक है, इन्हें एक्सपर्ट कमेटी ऑफ एग्रो बायोडायवर्सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कब? कितने दिनों के लिए? 1 वर्ष के लिए। ठीक है, 1 वर्ष के लिए इनको अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्लोबल वाइन डे 2026 कॉन्फ्रेंस का आयोजन भारत में कहां किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। तो प्रतिवर्ष 15 जून को ग्लोबल वाइन डे मनाया जाता है, तो उसी दिन इसका आयोजन किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वाइन एनर्जी सेक्टर के अगले चरण की रणनीति तैयार करना और रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्यों को गति देना। ठीक, और भारत जो है वर्तमान में विश्व का 4था सबसे बड़ा वाइन पावर मार्केट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अमेरिका के किस शहर में भारत के वाणिज्य दूतावास में स्वामी विवेकानंद के आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो आदमकद प्रतिमा क्या होती है? लाइफ साइज स्टेच्यू जिसको हम बोलते हैं। वो होता है कि जिस साइज का मतलब पर्सन था उसी साइज का, जैसे कि 6 फीट लगभग हाइट थी स्वामी विवेकानंद जी की, तो उसी हाइट का उनके जैसा दिखने वाला जो स्टेच्यू है इसका अनावरण किया गया है शिकागो शहर में। ठीक है, अब शिकागो में क्यों किया गया? तो हम जानते हैं कि 1893 में शिकागो में जो सम्मेलन हुआ था उसमें स्वामी विवेकानंद ने जो भाषण दिया था उसके लिए वे फेमस हुए थे। तो वहां पर उनके जो लाइफ साइज स्टेच्यू है 6 फीट की, उसका अनावरण अभी किया गया है। 1893 में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियन शिकागो में दिए गए ऐतिहासिक भाषण के लिए जाने जाते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी की बारे में हम जाने तो 12 जनवरी 1863 को उनका जन्म हुआ था और उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनके नाम पर उन्होंने 1897 में एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी, संघ की स्थापना की थी। अप्रैल 2026 में अमेरिका के सेटल वाशिंगटन स्टेट में स्वामी विवेकानंद जी की पहली लाइफ साइज ब्रॉन्ज स्टेच्यू का अनावरण किया गया है, जो कि किसी अमेरिकी शहर प्रशासन द्वारा स्थापित उनकी पहली प्रतिमा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स 2026 सूची में शामिल होने वाली भारतीय जो एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं वो कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। जो भारत की सलामी बल्लेबाज हैं स्मृति मंधाना, उसको चुना गया है। ठीक है, इस वर्ष की लिस्ट में शामिल होने वाली एकमात्र इंडियन प्लेयर है। ठीक है, ये भारतीय क्रिकेट टीम की अभी क्या है? वाइस कैप्टन है और उन्होंने इंडिया के लिए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ साथ उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कैप्टन है, जिसको 2024 और 2026 में वुमेन प्रीमियर लीग का खिताब जिताया है। अवार्ड्स की बात करें तो अर्जुन अवार्ड इनको 2018 में प्राप्त हुआ है। ठीक है, और आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 और 2021 2 बार चुनी गई हैं ये आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये 2 बार ये सम्मान जीतने वाले विश्व की दूसरी महिला क्रिकेटर है। पहली महिला क्रिकेटर है ऑस्ट्रेलिया की जो एलिश पेरी है, उनको भी 2 बार ये सम्मान मिल चुका है 2017 और 2019 में। तो 2 ही ऐसी खिलाड़ी हैं स्मृति मंधाना और एलिश पेरी जिनको आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब 2 बार मिल चुका है। ठीक है, इसके साथ साथ आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब इन्होंने जीता है। ओडीआई वर्ल्ड कप विनर रही है 2025 में और भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बैट्समैन भी स्मृति मंधाना ही थी। ठीक है, और फर्स्ट इंडियन वुमेन विथ सेंचुरीज इन ऑल 3 फॉर्मेट्स, मतलब T20 में, ओडीआई में और जो टेस्ट क्रिकेट है, तीनों में इन्होंने सेंचुरी लगाई है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर। आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित मानव मस्तिष्क सेल रिजोल्यूशन का 3D एटलस का क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम है एंकर। ठीक है, एंकर क्या है देखते हैं। आईआईटी मद्रास के सुधा गोपाल कृष्ण ब्रेन सेंटर
SGBC ने एंकर नाम का एक मानव ब्रेन स्टीम, ठीक है, ब्रेन स्टीम का विश्व का मोस्ट एडवांस 3D एटलस डेवलप किया है। तो ये ब्रेन स्टीम क्या होता है, जो मस्तिष्क तना है, ये क्या होता है, ये होता है जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है, जो मस्तिष्क का वह पार्ट होता है जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है, और यहीं से क्या है सबसे जरूरी जो कार्य है वो संचालित होते हैं, ठीक। तो इसका एक 3D डिजिटल मैप एटलस बनाया गया है, जिससे क्या होगा कि जो भी ब्रेन से संबंधित जो डिसीजेस हैं उनको जानने में, उनको पहचानने में और उसके बाद उसका इलाज करने में जो आसानी होगी डॉक्टर्स को, ठीक है। ये ब्रेन से जुड़ी बीमारियों को डैमेज सेल्स की पहचान में मदद करेगा, ठीक। तो ये एटलस बनाया गया है अभी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से उद्घाटित भारत इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्लोबल स्टार्टअप एंड डीप टेक कोलैबोरेशन। इसके बारे में जानते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा 14 जून को फ्रांस के नाइस शहर में भारत इनोवेट्स 2026 का जॉइंट इनॉग्रेशन किया गया, ठीक। इसका जो मेन की पॉइंट्स है ये है कि 120 डीप टेक स्टार्टअप्स, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एंड 350 ग्लोबल इन्वेस्टर्स एंड वेंचर कैपिटल्स ने भाग लिया इसमें, और भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई दुनिया की पहली वर्किंग न्यूक्लियर क्लॉक किस एलिमेंट पर आधारित है, किस एलिमेंट पर आधारित है ये, तो ये थोरियम 229, थोरियम 229 पर आधारित है। इसमें क्या होता है, तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने वर्किंग न्यूक्लियर क्लॉक डेवलप किया है, जो किस पर आधारित है, थोरियम 229 पर। ये न्यूक्लियर एनर्जी में होने वाले सब्टल चेंज को यूज करके समय मापती है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो क्लॉक जो थोरियम 229 है, इसके न्यूक्लियस को लेजर द्वारा एनर्जी मिलती है, ठीक है, जिससे ये चलता है, और ये क्या है, रूम के जो टेम्परेचर है उस पर भी वर्क करता है। और इसका स्पेसिफिकेशंस ये है कि जो इसमें ये इतनी सटीकता से समय को मापता है कि अरबों वर्षों में भी इसमें सिर्फ सेकंड का भी अगर गलती होता है तो सिर्फ सेकंड का ही होगा अरबों वर्षों में। तो ये इसका स्पेसिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ओडिशा में मनाया जाने वाला राजा पर्व किस से संबंधित है। राजा पर्व, तो ओडिशा में एक त्योहार मनाया जाता है जो किसको समर्पित है, नारीत्व और प्रजनन क्षमता, वुमेनहुड एंड फर्टिलिटी के सम्मान में मनाया जाता है। देखते हैं इसके बारे में। राजा पर्व ओडिशा का एक प्रमुख पारंपरिक उत्सव है जो वुमेनहुड, फर्टिलिटी एंड मदर अर्थ, भूदेवी को समर्पित है, ठीक है। इसमें 3 दिनों का होता है ये, ठीक। पहले दिन पहली राजा, दूसरा राजा संक्रांति और तीसरा बासी राजा तक मनाया जाता है, जबकि कई स्थानों में बासुमती सनाना भी मनाया जाता है जो चौथे दिन मनाया जाता है, ठीक है। यह पर्व महिलाओं के नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल के सम्मान में तथा प्रकृति और मानव के गहरे संबंध का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जून 2026 में भारत सरकार ने आरबीआई और एसबीआई के केंद्रीय बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NED के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा संजय लोहिया, ठीक है। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है, ये जैसे कि किसी भी कंपनी में डे टू डे ऑपरेशन को जो हैंडल करते हैं उनका काम अलग होता है। जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो उस कंपनी की निगरानी करते हैं और जो पॉलिसी मेकिंग होती है उसमें मेन काम करते हैं, ठीक है। तो ये मेन काम इनका यही रहता है कि उस कंपनी की निगरानी करना, सलाह देना और पॉलिसी मेकिंग में भाग लेना, ठीक है। इन्होंने किसका स्थान लिया है, M नागराजू का स्थान लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ने हाल ही में किस जीव पर पहली बार वैज्ञानिक आकलन रिपोर्ट जारी किया है, किस जीव पर जारी किया है बोल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर हॉक बैजर। ये एक जीव होता है जिसका जो एक सर्वाहारी रात्रिचर जीव होता है और जमीन में बिल बनाने वाला स्तनधारी है, ठीक है। तो इस पर एक रिपोर्ट जारी किया है उसने, पहली बार वैज्ञानिक आकलन रिपोर्ट जारी हुआ है इस पर। और कांजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में देखें तो ये असम में सिचुएटेड है और ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक। तो ये हमारे 15 से 21 जून तक के जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स थे उसको हमने कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का कुछ पार्ट बच गया है, वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। इसी वीडियो को देखने के लिए, जानने के लिए हमारे विजन एकेडमी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू।